गरीब का सोने का सेब का पेड़। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो पास के गांवों में लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। सभी लोग उसे मेहनत मजदूरी दिया करते थे और खाने को खाना भी दिया करते थे। लेकिन जगन सेठ बहुत ही चालाक था। चंदू जब भी जगन सेठ के बागीचे में काम किया करता था तो जगन सेठ उसे कम पैसे दिया करता था और खाना तो दूर, उसे पानी भी पीने नहीं देता था। अरे चंदू, क्या कर रहा है वहाँ पे? काम धंधा नहीं करना है क्या तूने? बस जब देखो खाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। चलो चलो, लगो काम पे। हाँ सेठ जी, बस जरा प्यास लग गई थी, अब अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक दिन जगन सेठ जब अपने गोदाम में पौधे देख रहा था तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े सेब के सूखे पौधों पर पड़ी। अरे ना जाने ये मुंशी जी कहाँ से उठा लाए हैं पौधे, सूखे ही पड़े हैं, क्या करो इनका। तभी वहाँ पर चंदू आता है और वो जगन सेठ से कहता है, सेठ जी सारा काम खत्म हो गया है, आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं चलूँ फिर। तभी सेब के सूखे पौधों को देखकर जगन सेठ को एक आइडिया आता है और वो चंदू से कहता है, अच्छा अच्छा इधर आ, एक काम कर, ये सेब के पौधे हैं, ले जा इन्हें अपने आंगन में लगा लेना। सेठ जी मैं इन पौधों का क्या करूँगा, ये तो वैसे ही सूखे हैं। ले जाने हैं तो ले जा, वरना जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चंदू चुपचाप वो सेब के सूखे पौधे उठाता है और अपने घर के आंगन में जाकर लगा देता है। वो उन पौधों की बड़े अच्छे से देखभाल करता है। एक महीना बीतने के बाद चंदू के आंगन में सेब के पौधे लहलहाने लगते हैं। अब उनमें फूल भी आ जाते हैं। चंदू ये देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं तो इन पौधों को बिल्कुल बेकार समझता था, इन पौधों में तो फूल भी आ गए हैं, अब जल्दी ही इनमें सेब लगेंगे। एक दिन सुबह जब चंदू उठकर अपने पौधों के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, उसमें सुनहरे रंग के सेब लगे हुए थे। अरे वाह, ये सुनहरे रंग के सेब, ऐसे सेब तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। चंदू सभी सेब तोड़कर शहर की मंडी में जाता है। सेब के व्यापारी सेब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो चंदू से कहते हैं, अरे भाया कहाँ से लाए हो ये सेब तुम? ये सेब तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर, क्या दाम लोगे इनका? सेठ जी जो देना है दे दीजिए। अब भैया मैं तो इनका 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा, 1 लाख रुपया? अच्छा अच्छा ठीक है, 2 लाख ले लो। चंदू हैरान हो जाता है और 2 लाख में वो सभी से व्यापारी को बेच देता है और वो पैसे लेकर घर आता है। लेकिन अगले सुबह वो देखकर फिर हैरान हो जाता है क्योंकि सुनहरे सेब फिर से पेड़ों में लगे थे। इस तरह से सुनहरे सेब बेचकर चंदू की बहुत अच्छी आमदनी होती है। चंदू की इस तरह से कमाई होते देखकर जगन सेठ अपना सिर पीट लेता है। अरे अरे, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सूखे पौधे समझकर इसे दिए थे, देखो तो ये तो मुझसे भी ज़्यादा सेठ बन गया है। और इस तरह से उन सूखे जादुई सुनहरे सेब के पेड़ों ने चंदू की किस्मत ही पलट दी। इसीलिए कहते हैं हमें किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। शेर खान का तालाब। एक समय की बात है, मिंटू बंदर, गोगली और जंगल के बाकी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे और साथ में खूब मस्ती किया करते थे। एक घमंडी चीता इन सबसे बहुत ज्यादा जलता था और जंगल के शेर खान से हमेशा इन सब की चुगली और बुराइयां करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी तालाब का पानी खराब हो गया था। सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हिरन ने कहा, अरे मिंटू, हम सभी बहुत दिनों से प्यासे हैं, अब हम क्या करें? मिंटू कहता है, चलो शेर खान की मदद मांगने चलते हैं। जानवरों की ये बात सुनकर घमंडी चीता शेर खान को अपनी बातों से वश में कर लेता है। महाराज, आप अपने तालाब का पानी बचा कर रखिए, बाकी जंगल के वासी नहीं तो आपका सारा तालाब खाली कर देंगे। हाँ चीता, ये तो तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरा भी इकलौता बेटा है, मैं अपने परिवार के लिए अपने तालाब से किसी को भी पानी देने वाला नहीं हूँ। जी महाराज,
बस अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सारे काम करने को राजी हूँ। मुझे पानी पीने की अगर आप आज्ञा दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शेर मान जाता है। बाकी जानवर शेर खान के पास आते हैं। मिंटू बंदर कहता है, शेर खान, हमारी मदद कीजिए। आपका तालाब साफ है, कृपया करके अगर हमारे पानी पीने को दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। शेर खान गुस्से में कहता है, चले जाओ यहाँ से, खबरदार जो मेरे तालाब के आसपास भी आए। सभी जानवर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब हाथी कहता है, अरे अब हमारा क्या होगा? हम तो बिना पानी के मर ही जाएंगे। शाम के वक्त जब शेर खान और उसकी पत्नी सो रहे थे, उनका बेटा जंगल में घूमने के लिए जाता है। गंदे तालाब में एक मछली का उसने जैसे ही शिकार किया, वो वहीं बेहोश हो गया। अरे अरे जंगल वासियों देखो, शेर खान का बेटा बेहोश हो गया। बंदर सबको बुलाता है। गोगली और उसके सारे साथी जब ये देखते हैं तो वो मिंटू बंदर उनसे कहता है, अरे इसे तो जड़ी बूटी देनी पड़ेगी, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। तभी वहाँ खड़े खरगोश ने कहा, अरे मिंटू, तुम शेर खान के बेटे की मदद कैसे कर सकते हो? हम सब भी तो शेर खान के पास मदद के लिए गए थे। क्या उसने हमें तालाब से पानी पीने दिया? इसकी मदद मत करो। तब मिंटू बंदर कहता है, अरे नहीं खरगोश, अगर शेर खान मतलबी है तो क्या हुआ? हम मतलबी नहीं हो सकते। हमें इस बच्चे की जान बचानी ही होगी। मिंटू बंदर शेर खान के बच्चे को जड़ी बूटी देता है। तभी शेर खान वहाँ आ जाता है और अपने बेटे को बेहोश देख सबसे पूछता है, अरे अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? मिंटू शेर खान को सारी बात बताता है और कहता है कि उसने उसे जड़ी बूटी दी है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शेर खान के बेटे को होश आ जाता है और शेर खान अपने बेटे को गले लगा लेता है। शेर खान का बेटा ठीक हो जाता है और शेर खान को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। मुझे माफ कर दो जंगलवासियों, चीते की बातों में आ गया, लेकिन अब चीते के अलावा सभी जानवर मेरे तालाब से पानी पी सकते हैं। सभी जानवर ये घोषणा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उधर चीता दुम दबाकर जंगल से भाग जाता है। सफेद शेर का रंगीन शेरों से युद्ध। जंगल में दो तरह के शेर थे, कुछ थे सफेद और कुछ थे रंगीन। सफेद शेर बहुत ताकतवर थे, लेकिन रंगीन शेर न केवल देखने में खूबसूरत थे, वो ताकतवर भी सबसे ज्यादा थे। दोनों को ही अपनी अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है। सफेद शेर ये कहते हैं कि वो ताकतवर है और दूसरी तरफ रंगीन शेर ये कहते हैं कि उनसे ज्यादा ताकतवर जंगल में और कोई नहीं। सफेद शेर रंगीन शेर से कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? लगता है अपनी जान देकर ही मानोगे। हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरी दुनिया में सफेद शेर बहुत कम मात्रा में हैं और हम उनमें से एक हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में रहना चाहते हैं। आसपास के 7 जंगलों में भी जाओगे तो सफेद रंग के शेर नहीं मिलेंगे तुम्हें। सफेद शेर ललकारता हुआ रंगीन शेर को ये बात कहता है। रंगीन शेर हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उसने तुरंत आक्रमण करते हुए कहा, लगता है तुम जान देकर ही मानोगे। रंगीन शेर आक्रमण करता है और सफेद शेर और उसकी पत्नी को मार डालता है। ये बात छुपा हुआ पेड़ के पीछे सफेद शेर का बच्चा देख लेता है और वो कहीं दूर चला जाता है। वो बहुत डर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में और दिमाग में रंगीन शेर बस चुका था। वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार करते करते कई साल बीत जाते हैं। बड़ा होकर सफेद शेर का बच्चा जंगल में वापस आता है और अपने पिता के दोस्त भालू से मिलता है। भालू सफेद शेर के बच्चे को तुरंत पहचान जाता है। अरे अरे, तुम तो बिरजू के बेटे हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया बेटा। सफेद रंग का शेर तो बरसों पहले यहाँ से चला गया।
मैं जानता था तुम डर के मारे यहाँ से चले गए हो और कहीं छुप गए हो। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे माता पिता की तरह वो रंगीन शेर तुम्हें भी मार डालेगा? और तुम तो अपने परिवार के साथ आए हो ऐसा लगता है। सफेद शेर भालू से कहता है। अब मैं नहीं डरता। पहले मैं एक बालक था, इसीलिए डर गया था। आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ और अपने पूरे परिवार को इसीलिए साथ लाया हूँ ताकि अपने पिता की जगह हासिल कर सकूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में रह सकूँ। सफेद शेर का बच्चा काफी ताकतवर हो चुका था, मगर रंगीन शेर अब बुढ़ापे के कारण मौत के बहुत नजदीक था। सफेद शेर आक्रमण करता है और रंगीन शेर को मार गिराता है। उसके बाद उस जंगल में सिर्फ सफेद शेर का अधिकार हो जाता है। न केवल वो अपने पिता का बदला लेता है, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लोगों को अत्याचार से बचाने लगता है। गरीब की किस्मत, खूनी बाघ का कहर और रंगीन शेर बचाव। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंकू शेर और मीना शेरनी रहा करते थे। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे और बड़ी मेहनत से शिकार करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन मीना ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। अब उसका एक बेटा और एक बेटी थे। वो अपने बेटे का नाम बीगू और बेटी का नाम चिक्की रखती है, लेकिन बेटी के जन्म से मिंकू खुश नहीं था। हे भगवान, तुमने मुझे बेटी क्यों दे दी? इसे नहीं पाल सकता मैं अभी इसे दूर जंगल से बाहर छोड़ कर आता हूँ। मिंकू अपनी बेटी चिक्की को जंगल से बाहर तालाब के उस तरफ दूसरे जंगल में छोड़ने का फैसला कर लेता है और वहाँ पर उसे छोड़कर वापस लौट आता है। चिक्की अपने पिता के जाते ही जोर जोर से रोने लगी। तभी एक खूंखार बाघ उसके रोने की आवाज सुनकर उस पर हमला करने की सोचता है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ताजा ताजा छोटा सा बच्चा। बाघ जैसे ही चिक्की पर हमला करने लगता है, तभी अचानक वहाँ एक अजीब सा रंगीन रंग का शेर आ जाता है और बाघ को अपनी जादुई शक्ति से वहाँ से भगा देता है। अरे, ये तो बड़ी प्यारी शेर की बच्ची है। इसे कौन यहाँ छोड़ गया? तभी रंगीन शेर एक उपाय सोचता है और वो चिक्की शेरनी को एक गाय को सौंप देता है और कहता है, क्या तुम इस बच्ची की देखभाल करोगी? पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। हाँ रंगीन शेर, अपने बच्चे की तरह मैं इसे पालूंगी। गाय खुशी खुशी शेरनी को पालना स्वीकार कर लेती है और उसे अच्छे से पालती है। शेर भी शेरनी को जंगल में रहना सिखाता है और उसके साथ खूब खेलता है, समय बिताता है। उधर मिंकू का बेटा बीगू भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल होशियार और ताकतवर नहीं था। वो बस हर समय सोता रहता। उसके पिता उससे बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन बीगू का सामना उसी खूंखार बाघ से हो जाता है और बाघ उसे अपनी शक्ति से बेहोश कर देता है। एक हाथी चुपके से सब देख लेता है और वो मिंकू और मीना को सारी बात बता देता है। हाथी की बात सुनकर वो दोनों अपने बेटे को बचाने बाघ के पास आ जाते हैं, लेकिन बाघ उसे भी अपने जादू से एक रस्सी में लपेट देता है। तभी अचानक चिक्की शेरनी तालाब के पास से गुजरती है और बीच रास्ते में ये हादसा देखती है। चिक्की शेरनी उन तीनों को बचाने के लिए बाघ पर हमला कर उसे मार देती है और सभी को बचा लेती है। मीना शेरनी चिक्की के मुंह पर बचपन का निशान देखकर उसे पहचान लेती है और कहती है, बेटी, हम तेरी माँ हैं। ये तेरे पिता है। तेरे पिता ने तुझे बोझ समझकर घर से बाहर दूसरे जंगल में फेंक दिया था बेटी। हाँ बेटी, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दो। चिक्की उन सबको माफ कर देती है और सभी फिर से हर की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं। गरीब मछुआरे के जादुई मोती। एक समय की बात है, एक गांव में
सोहन नाम का मछुआरा रहा करता था। वो अपने बेटे मुन्नू और अपनी पत्नी सोनिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रोज सुबह सोहन तालाब में मछली पकड़ने जाता और उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करता था। मुन्ना अपने पापा से बिल्कुल अलग था। वो रोज सुबह खाना खाकर घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता था और रात को देर से घर वापस लौटता था। एक दिन सोहन ने मुन्नू से कहा, बेटा अब तुम काफी बड़े हो गए हो, क्यों ना तुम मेरे साथ कल मछली पकड़ने चलो। तुम्हारी मदद से खूब सारी मछलियाँ पकड़ पाऊंगा। अरे नहीं पापा, मैं कल आपकी मदद नहीं कर सकता। कल मुझे बहुत सारे काम हैं। एक फंक्शन में भी जाना है मुझे। पर बेटा, मैं कब तक ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा और यूं पैसे कमाता रहूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम घर संभालो, राशन खरीदारी ये सब तुम करो। मुन्नू अपने पिता की बात को अनसुना कर बाहर चला जाता है। अगले दिन मुन्नू को सैर करते हुए पास में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक शीशे का बक्सा था। उस बक्से के अंदर बहुत सारे मोती थे। मुन्नू जैसे ही उस डब्बे को छूता है, उस डब्बे से आवाज आती है, फिर कौन मुझे प्राप्त करने के लिए आया है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो मुन्नू है। क्या ये मोती है जो बात कर रहे हैं? क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? हाँ, इस शीशे के बक्से में बंद मोती मैं ही हूँ। मुझे पाने के लिए तुम्हें लालची नहीं, ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, अपने सभी दोस्तों की मदद भी करता हूँ। लेकिन क्या तुम अपने पिता की मदद करते हो? अपने आप के साथ ईमानदार रहो। मुन्नू कुछ देर सोचने लगता है। तब मोती फिर से कहता है, कुछ समय के लिए तुम वो सब चीजें करने की कोशिश करो जो तुम अपनी आलस की वजह से नहीं कर सकते हो। जैसे ही तुम में परिवर्तन आ जाएगा, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। मुन्नू मोतियों की बात को ध्यान देता है और अगले ही दिन से अपने पिता के साथ काम में लग जाता है। जब सोहन मछली पकड़ने जाता है तब मुन्नू उसके साथ चलने लगता है और उसकी मदद करता है। आज तूने मेरी मदद करके मुझे बहुत खुशी दी है बेटा। मुन्नू को ये बात सुनकर बहुत खुशी मिलती है। कई हफ्तों के बाद एक शाम तालाब में मोती मुन्नू को नजर आ जाते हैं। क्या तुम अब मुझे नहीं लेना चाहोगे? मैं बहुत समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम में बहुत अच्छा बदलाव आया है मुन्नू। हाँ, लेकिन पहले मैं ये मोती सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेना चाहता था, मगर सच कहूँ तो पापा के साथ मेहनत करके मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। धन्यवाद मोती, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऐसा कहने के साथ ही मुन्नू एक ईमानदार और खुशी भरी जिंदगी जीने लगता है। मोतियों ने उसे सच्चा ज्ञान तोहफे में जो दे दिया था। गरीब किसान की जादुई छड़ी। एक समय की बात है, बीजपुर गांव में मोंटी नाम का किसान रोज फसल काटने खेत में जाता था। एक दिन खेत से वापस घर आते वक्त खूब तेज बारिश हो रही थी। मोंटी एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जैसे ही वो घर जाने के लिए खड़ा हुआ, वो गीली मिट्टी में अचानक फंस गया और उसका जूता पूरी तरह से मिट्टी में सन गया और गंदा हो गया। हे भगवान, अब मैं पैदल कैसे घर जाऊंगा? रास्ते में तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे। पूरा जूता पानी और मिट्टी से भर चुका है। तभी उसे अचानक पेड़ के पीछे एक कपड़े की गठरी दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर एक जादुई लकड़ी थी। मोंटी उसे देखकर उत्सुक हो जाता है और जैसे ही मोंटी लकड़ी को पकड़ता है, उस लकड़ी में चमक आ जाती है। वो डर के मारे लकड़ी को गिरा देता है। अरे ये क्या? हाँ। लकड़ी उसके दूसरे जूते पे जाकर गिर जाती है और उसका जूता बिल्कुल नया हो जाता है। अरे वाह, ये तो जादुई छड़ी लगती है। ये जरूर एक जादूगर की होगी। ये जादुई है। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दिख तो रहा नहीं, अब तो ये मेरी हुई ना। मैं तो धन्य हो गया। वो खुश होकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी राजू दिखाई देता है। राजू उससे कहता है, अरे मोंटी भाई, ये नए जूते कहाँ से लिए? जरा
हमें भी तो दिखाओ। मोंटी उसकी बात ना सुनकर सीधा घर चला आता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीता देखो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आया हूँ। अरे नए जूते कहाँ से आए हैं? अरे वाह, ये तो बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये नए जूते इस जादुई छड़ी ने दिए हैं। देखो, अभी मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मोंटी घर की हर चीज को छड़ी से छूता है और घर की सभी चीजें नई हो जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, अब तो हम माला माल हो गए जी। तुम इस छड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे रख दो, कहीं कोई चोरी ना कर ले। मोंटी छड़ी को दरवाजे के पीछे रख देता है। मोंटी के पड़ोसी राजू ने छड़ी का जादू खिड़की से ही देख लिया था। रात के समय राजू चुपके से उसके घर में घुस आता है और उस छड़ी को चुराकर अपने घर ले आता है। वो अपने घर जाता है तो उसके घर की सारी चीजें टूटनी शुरू हो जाती हैं। राजू और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। अरे अरे भाई, तुम्हारे घर की सभी चीजें टूट क्यों रही हैं? ये आवाजें कैसी? मोंटी को देखकर राजू उसे रोते हुए कहता है, मैं चुपके से तुम्हारे घर से जादुई छड़ी चुरा लाया था। वो मैंने खिड़की पे भाभी जी को तुम्हें जादू दिखाते हुए देख लिया था ना, लेकिन छड़ी को लाते ही हमारे घर की सारी चीजें टूटने लग गई हैं। हमारी मदद करो यार। मोंटी तुरंत उस छड़ी को तोड़ देता है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। दोनों दोस्त आपस में गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि कभी किसी जादुई चीज पर भरोसा किए बिना अपनी मेहनत पर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। होशियार बुढ़िया। सुभाष नगर जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां पर कमला नाम की बूढ़ी औरत अकेली रहा करती थी। उसने अपने साथ के लिए काफी सारे पशु पाल रखे थे, मगर सबसे प्यारे उसे गाय के 2 बछड़े हीरा और मोती लगते थे। वो हीरा और मोती से काफी प्यार करती थी और कभी उन्हें अकेला तक नहीं छोड़ती थी। एक दिन एक गांव वाले ने आकर उसे बताया कि उसकी बहन, जो कि जंगल की दूसरी ओर गांव में रहती है, काफी बीमार है और उससे मिलना चाहती है। ऐसा सुनकर कमला ने जंगल पार अपनी बहन से मिलने का फैसला कर लिया, लेकिन जाते जाते उसने अपने दोनों प्यारे प्यारे बछड़ों से कहा, अपना ख्याल रखना और खाना वाना खाते रहना। हाँ, ऐसा कहकर वो सुभाष नगर से निकल पड़ी। लेकिन जंगल में आते ही उसे डर लगने लगा, कहीं कोई हिंसक पशु ना आ जाए। अभी कमला ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने तेंदुआ आकर खड़ा हो गया। मजा आ गया, बड़े दिनों बाद इंसानी माल मिला है। लेकिन बुढ़िया ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा, तेंदुए रुक जाओ, मेरी बहन मरने वाली है, मैं उसे मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। ठीक है, जाओ, धोखा मत देना। बुढ़िया जैसे ही आगे बढ़ी तभी अचानक एक बहुत बड़ी रीछ उसके सामने आ गई। जैसे ही उसने उस पर हमले करने की कोशिश की, बुढ़िया ने फिर से कहा, तुम मुझे मार कर खा जाना, लेकिन मैं एक बार अपनी बहन से तो मिलाऊं। रीछ ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर आगे जाकर जंगल में उसे शेर मिला। शेर भी जैसे ही उसे मारने को हुआ, हमला करने ही वाला था कि बुढ़िया जोर से चिल्लाई और कहा, बस 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 शेर महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मुझे अपनी बहन से मिलने दो, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप मुझे खा लेना, मैं वादा करती हूँ। शेर ने भी उसे जाने दिया। अपनी बहन से मिलने के बाद जब बुढ़िया शेर के पास आई तो शेर ने कहा, बुढ़िया, तूने बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कहाँ थी तुम? कमला ने बड़ी अच्छी योजना बना रखी थी। उस हिसाब से उसने शेर से कहा, शेर महाराज, मैं तो आपके पास जल्दी आना चाहती थी, लेकिन थोड़ी दूर पर एक शेर मुझे मिल गया। उसने मुझको निशाना बनाया, लेकिन मैंने उससे कह दिया, नहीं नहीं, मैं तो आपका शिकार हूँ। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, चलो मुझे बताओ, कहाँ है वो शेर? कमला शेर को पुराने वाले कुएं के पास लेकर आती है। देखिए महाराज, इस कुएं के अंदर छुपा बैठा है। शेर ने कुएं में अपनी परछाई को देखा और उसे मारने के लिए उस कुएं में कूद पड़ा और
वहीं खत्म हो गया और चालाकी से बचते बचाते बुढ़िया अपने घर वापस अपने हीरा मोती के पास लौट आती है। खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। विशाल लंबी टांगों वाली गाय, बाघ और शेर की लड़ाई। जंगल में बहुत ही सुख शांति थी। वहाँ पर एक सुनहरे रंग का शेर राजा भी था। शेर राजा बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय था और बहुत न्याय प्रिय भी। वो अपनी पूरी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और किसी को भी बेवजह तंग नहीं करने देता था। शेर राजा के फैसले की सभी बहुत इज्जत किया करते थे। कोई भी राजा की बात को कभी नहीं ठुकराता था। एक दिन बंदर और हाथी के बीच केला खाने को लेकर खूब जबरदस्त लड़ाई हो गई और वो दोनों शेर के पास आ पहुंचे। हाथी ने कहा, महाराज महाराज देखिए, केले पेड़ से मैंने तोड़े और कुछ केले नीचे गिर गए तो इस बंदर ने उठा लिए। महाराज, मैंने ये तो नहीं देखा कि केले कहाँ से आए। मुझे तो ये जमीन पर पड़े मिले तो मैंने खा लिए। शेर दोनों की बात सुनता है और कहता है, बंदर और हाथी, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन हाथी, अगर बंदर ने जमीन पर पड़े केले खा लिए तो उसमें आपको क्या एतराज होना चाहिए? बताइए ना। आपका भी पेट भर गया और इस बंदर का भी पेट भर गया, तो इसीलिए बीच के मन मुटाव को खत्म करिए और मिलजुल कर रहिए। राजा की बात पर हाथी और बंदर हाँ कहते हैं। इस तरह सभी जानवर सुख शांति से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जब शेर राजा घूमने जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे में जा गिरा। अरे बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सके? अरे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर एक बाघ आया और उस बाघ ने शेर राजा को एक लकड़ी की मदद से गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शेर ने बाघ का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ रहने के लिए कह दिया। मगर एक दिन जब महाराज शेर और बाघ गुफा के बाहर बैठे हुए थे, तभी जंगल के सभी जानवर दौड़ते हुए आए और सभी को डरा हुआ देखकर शेर ने पूछा, अरे अरे क्या हुआ? आप सब इस तरह भाग क्यों रहे हैं? शेर की बात सुनकर वहाँ खड़ी लोमड़ी ने कहा, महाराज, एक लंबी टांगों वाली गाय जंगल में घुसी आ रही है। वो बड़ी ताकतवर और विशाल दिख रही है और कहती है कि वही आज से जंगल की राजा है और अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें मार डालेगी। सभी जानवरों की बात सुनकर शेर ने कहा, तुम सब घबराओ मत और यहाँ गुफा के पास आ जाओ, मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। तभी बाघ ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। शेर और बाघ दोनों एक साथ जंगल के बीच लंबी टांगों वाली गाय के पास जाकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी लंबी टांगों वाली विशाल गाय कभी नहीं देखी थी। शेर ने गाय से कहा, अरे दुष्ट गाय, चली जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन गाय ने जैसे ही अपनी लंबी टांगों से शेर पर हमला करने की कोशिश की, तभी बाघ ने उनकी लंबी टांगों को जोर से खींच लिया और गाय धड़ाम से नीचे गिर गई। तब बाघ और शेर दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। सभी जानवर इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि सबकी जान बच गई। सभी उस बड़ी गाय को दफना देते हैं और अपने जंगल में लौटकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नकली खाल में बाघ का आतंक। एक दिन जंगल के राजा शेर को एक सपना आता है कि उनका दोस्त बिरजू उन्हें अपने पास बुला रहा है। राजा शेर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं और पीछे से वो एक बाघ की खाल हाथी को देकर जाते हैं और कहते हैं, देखो हाथी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त बिरजू से मिलने जा रहा हूँ। तुम तो जानते हो, मेरे जाते ही जंगल में कोई ना कोई घटना इस तरह की जरूर घटेगी कि जनता परेशान हो जाएगी। मैं सबकी भलाई चाहता हूँ और तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम ये नकली खाल अपने पास ही रखना और अगर किसी दिन ऐसा लगे कि जंगल के लोग बागी हो रहे हैं तो ये बाघ की खाल किसी ऐसे जानवर को पहना देना कि वो उसे ही बाघ समझने लगे
और उससे ऐसी बातें करवाना जो जंगल के हित में हो। मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। राजा शेर अपने सफर पर निकल पड़ता है और पीछे से हाथी बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा होता है। अचानक एक सफेद रंग का शेर जंगल में आतंक मचाने लगता है। ये क्या सुना मैंने? सफेद रंग का बाघ हमारे जंगल में? अब ये नकली खाल पहनकर आखिर कौन है जो उससे लड़ सके? ओह, किस मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। हाथी अपनी दोस्त को बुलाता है जो था भालू। भालू को वो नकली खाल पहनने के लिए कहता है और सारी राजा की कही हुई बातें बताता है। भालू कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर मैं सफेद बाघ का सामना कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना ताकतवर तो नहीं, किसी और को पकड़ो। भालू इस बात के लिए इनकार कर देता है। हाथी परेशान था कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो किसे दे। ये नकली खाल पहनकर सिर्फ डराना नहीं था बल्कि लड़ना भी था। हाथी एक बार फिर भालू को समझाता है, अगर तुम चाहो तो राजा की नजर में इस बार बहुत अच्छे बन सकते हो भालू। एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है वो तुम्हारी खाल देखकर तुमसे डर जाए और यूं ही चला जाए। तुमने कोशिश किए बिना ही मना कर दिया है। इस बार भालू हाथी की बात मानकर वो नकली खाल पहनकर सफेद शेर के सामने पहुंच जाता है। शेर बहुत हैरान हो जाता है। उसने कभी इस तरह का अजीबोगरीब बाघ नहीं देखा था, जिसकी खाल तो बाघ की हो लेकिन शरीर भालू जैसा। उसे लगा ये कोई जादुई बाघ है। वो देखते ही जंगल छोड़कर भाग गया और ये सब देखकर भालू और हाथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतनी देर में राजा शेर अपने जंगल में वापस लौट आता है। वो भी बाघ की खाल में भालू को देखकर हैरान हो जाता है। हाथी राजा को सारी बात बताता है। तब राजा कहता है, वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात हुई। अरे इस नकली खाल ने तो तुम लोगों की जान भी बचा ली और किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत खुश हूँ हाथी राजा। आज से मैं तो रिटायर हो रहा हूँ। जंगल की पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। हाथी अपनी ईमानदारी के कारण राजा बन चुका था और राजा जंगल छोड़कर जा चुका था।